वेलकम बैक। वेलकम बैक। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपके साथ एक बार फिर से आ चुका हूं। आज है संडे और मैं आपके साथ बहुत ही धाकड़ प्रश्नों के साथ आया हूं, तो मैं समय नहीं गवाऊंगा और मैं आपके साथ आज जो प्रश्न लेकर आया हूं वो पूरे बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और ये हमारी बायोलॉजी पर पहली क्लास होगी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मैं इस सेशंस को आगे लगातार करता रहूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना पहला सवाल लेकर के आ चुका हूँ और आपके सामने ये पहला सवाल आ चुका है, तो जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। और सबसे पहला सवाल आ गया है क्या, कान के अध्ययन को क्या कहते हैं। सबसे पहला मैं इसको अटका देता हूँ ताकि आवाज़ वगैरह मैं थोड़ा हैंड फ्री हो सकता हूँ, है ना। और हमारा सबसे पहला सवाल है, कान का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जरा सा ध्यान ये देना है आपको कि यदि किसी वर्ड में लास्ट में LOGY लग जाए, लॉजी, किसी के अंत में कल्चर लग जाए, CULTURE, कल्चर, ग्राफी, ये सब लग जाए, ध्यान दीजिएगा। लॉजी लग जाए तो इसका मतलब अध्ययन, पॉइंट को जरा सा पकड़ना है आपको, उसी से सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। कल्चर लग जाए तो खेती कह सकते हैं या तो फिर कृषि कह सकते हैं, ठीक है। अब ग्राफी लग गया तो यहाँ भी आपका होता है अध्ययन, यहाँ भी क्या करेगा, अध्ययन, ठीक है। अब जैसे सवाल पर आते हैं, पहला सवाल आपको क्या लिखा हुआ है, कान का स्टडी ऑफ ईयर्स, ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी का मतलब होता है कान का अध्ययन, ऑटोलॉजी का मतलब होता है कान का अध्ययन, और यही इस सवाल का क्या होगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 1 नंबर। कितना जवाब हो जाएगा, 1 नंबर। अच्छा, बाकी सब क्या कहता है, तो सवाल सुनिएगा, PHOTO, फोटो, फोटो का मतलब प्रकाश, आप याद रखिएगा। अब जहाँ पे लग गया फोटोलॉजी, उसका मतलब प्रकाश का अध्ययन। दूसरा है मायोलॉजी, तो मायोलॉजी का मतलब होता है पेशी का अध्ययन, पेशीय विज्ञान जिसको कहते हैं, पेशीय अध्ययन। तीसरा है आपका कैलोलॉजी का मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन का अध्ययन, सौंदर्यता का, ठीक है, सुंदरता का अध्ययन। यदि सवाल पूछ दिया जाता ओनेरोलॉजी, इसका मतलब होता है स्वप्न का अध्ययन। किसका अध्ययन, स्वप्न का अध्ययन। अब जरा कल्चर में आइए, अब क्वेश्चन पूछ दिया जाए एपी कल्चर, याद रखिएगा, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, बीटी कल्चर का मतलब होता है आपका अंगूर की खेती। किसकी खेती, अंगूर की खेती, याद रखिएगा। ग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र का अध्ययन, कार्टोग्राफी मानचित्र का अध्ययन। कैलीग्राफी, यहाँ पर आओ और आइए, कैलीग्राफी का मतलब होता है आपका दोस्तों सुंदर लिखावट का अध्ययन, ठीक है। हेड राइटिंग जिसको कहते हैं ना, सुंदर लिखावट, लिखने में कला, उसको कैलीग्राफी करते हैं। कार्टोग्राफी मानचित्र का अध्ययन। इसके अलावा भी होता है न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों का अध्ययन, कुछ आलतू फालतू चीजें जिसमें कोई सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं काम करता है, ठीक है। तो इसको जरा से एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेहतरीन होंगे। मैंने आपको यहाँ पर इतना बता दिया। अगर शैवाल का अध्ययन रह जाता है तो फाइकोलॉजी रह जाता है, कवक का अध्ययन तो माइकोलॉजी रह सकता है, ठीक है। फाइकोलॉजी माने कवकों होता है, माइकों सवाल। अगर आपसे इसे ये भी पूछा जाता है कि पेशीय का अध्ययन तो मायोलॉजी, पेडोलॉजी पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा मिट्टी का अध्ययन। अगर पेट्रोलॉजी पूछ दिया जाए तो चट्टानों का अध्ययन होता है, और डेंड्रोलॉजी पूछ दिया जाए तो झाड़ियों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, झाड़ियों का अध्ययन। अब आपका क्वेश्चंस में काफी क्लियरिटी हो गया होगा। मैंने हर तरह के लगभग इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में मैंने बता ही दिया। पीसी कल्चर मछली का पालन होता है, और इचियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। इचियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, पीसी कल्चर मछली की खेती, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, या मछली पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, और इसी के साथ मैं आपके साथ दूसरा सवाल लेकर के आ चुका हूं। अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट कर दीजिए,
और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर इसको साफ कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बोर्ड पे आ चुका है फटाफट। उस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या कहता है? एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। एक लड़का है जो अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो कितना क्रोमोसोम पाएगा इसको भी जरा सा देख लेते हैं। देखिए, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। क्रोमोसोम की संख्या 46, जिसको हम कह सकते हैं 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या जब भी पूछा जाए तो 46, अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है 2, पेयर। पेयर का मतलब 2, ठीक है। अब इस पेयर में होता है 22 पेयर आपका दोनों में सेम। तो सेम किस में होता है 22 पेयर सर? तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होता है 22 पेयर आपका सेम टू सेम होता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। लेकिन 23वां जोड़ा जो होता है 23rd, वो सेम नहीं होता है और वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम याद रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछे जाएगा कौन सा क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है? 23rd, जिसमें से मेल में होता है, सॉरी फीमेल में होता है XX और मेल में होता है XY। ये किसके लिए? फीमेल में। और ये किसके लिए? मेल में। तो अब क्वेश्चन कर रहा है कि बॉय क्या चाहिए? बॉय। तो बॉय चाहिए तो 22 पेयर सेम टू सेम रह गया, लेकिन मेल है तो मेल में केवल क्या आना चाहिए? 22। तो लड़का अपने पिता से कितना क्रोमोसोम लेगा? 22 प्लस 22। 22 प्लस 22 याद करने के लिए याद रखिएगा, BO बाई, बॉय माने लड़का, अंतिम है 22 प्लस 22। BO बाई, बॉय माने लड़का, अंतिम है 22, तो 22 प्लस 22। अगर लड़की रहती, क्वेश्चन में अगर लड़की रहती तो 22 प्लस कितना हो जाता? X। 22 प्लस कितना हो जाता? X। ऐसा इसलिए कि फीमेल में आपका दोनों के दोनों क्या है? X है। फीमेल में दोनों के दोनों क्या है? X है, ठीक है। अगर इस सवाल का जवाब देखा जाए तो इस सवाल का जवाब कौन सा होगा मेरे हिसाब से? तो C नंबर आपका सही हो जाएगा। C नंबर इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। कि एक लड़का अपने पिता से कितना क्रोमोसोम लेता है? तो 22 प्लस X, ठीक है। तो क्वेश्चन का जवाब हो गया C। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल की ओर जाएंगे तो हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। आप दीजिए जवाब, जब तक हम थोड़े से कर लेते हैं इसको बोर्ड को अपना साफ, ठीक है, फटाक से, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि आप आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप हमें मोटिवेट कीजिएगा तो हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे, और डीमोटिवेट कीजिएगा तो लगातार गायब हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रक्त का तरल भाग। आज ब्लड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितना भी एग्जाम में आएगा सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते रहिए, मैं आपको उधर क्वेश्चन का जवाब करते रहिए, इधर थ्योरी डिस्कस कर देता हूँ। ब्लड सबसे पहला नंबर मनुष्य का एक प्रकार का टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? तो ये एक प्रकार का तरल संयोजी टिश्यू होता है। तरल संयोजी टिश्यू, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या होता है तो तरल संयोजी उत्तक होता है। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा कि ब्लड एक प्रकार का क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक, याद रखिएगा, है ना। तरल को कहते हैं फ्लूइड संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि केबल, और केबल क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि टिश्यू किसे कहते हैं? तो टिश्यू कहते हैं सेट ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। पॉइंट को याद रखिएगा, सेलों के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब आइए, ब्लड तरल संयोजी उत्तक। ब्लड एक प्रकार का क्या होता है? क्षार होता है। क्षार कहने का मतलब बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। इसका pH मान 7.4 से होता है, pH वैल्यू 7.4। अब pH मान का आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। ब्लड में आते हैं दो प्रकार के क्वालिटीज पाए जाते हैं। सबसे पहला नंबर, पहला पार्ट में होते हैं प्लाज्मा, दो गो कंपोनेंट होता है ब्लड का, दो कंपोनेंट।
एक प्लाज्मा होता है और एक होता है प्लेटलेट्स। ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% और ये प्लेटलेट्स होते हैं 45%। याद रखिएगा, ब्लड में प्लाज्मा होता है 55% और प्लेटलेट्स होता है 45%। इसी के अंतर्गत 3 टर्म और बनाए जाते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, फिर उसी के अंदर सेल में बांटा जाता है अब WBC, RBC। अब जरा सा ध्यान दीजिए, प्लाज्मा का 90% जो पार्ट होता है वो वाटर होता है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है वाटर होता है, 10% भाग जो होता है प्रोटीन्स वगैरह, प्रोटीन्स होता है, एमीन्स होता है, फलाने चीज इसमें सब कुछ आते रहते हैं 10% में। ठीक है, अब आइए, कुछ दिन पहले कोरोना के महामारी के दौरान एक चला था इलाज दिल्ली में, वो था प्लाज्मा थेरेपी। वो प्लाज्मा थेरेपी किया था, तो समझिएगा इस चीज को। क्या समझेंगे कैसे, तो समझिए, बताते हैं। जैसे एक व्यक्ति को कोरोना हुआ, कोरोना ठीक होने के बाद उसके खून में क्या हुआ, एंटीबॉडीज बन गया, उसी वजह से वो प्लाज्मा में काम कर गया और वो प्लाज्मा दूसरे बॉडी में जा रहा है तो एंटीबॉडीज का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं कि रुधिर में 2 प्रकार के होता है। एक होता है आपका एंटीबॉडीज, ब्लड के लिए बात करते हैं हम लोग, तो ब्लड में एक पाया जाता है एंटीबॉडीज और एक पाया जाता है एंटीजन। हालांकि इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और एंटीबॉडी और एंटीबॉडीज के आधार पर ब्लड ग्रुप को बांटा गया है ABO। ABO। क्वेश्चन यहां से भी बनता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंड स्टीनर ने की। दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर। एकदम फटाक से आपको याद हो जाएगा, देखते रहिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को एकदम रिपीटिशंस होते रहेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। और ABO, इसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप, तो टोटल 33 प्रकार से भी अधिक, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रुप होता है। लेकिन हम लोग को मेनली रूप से जो पढ़ना है उस हिसाब से A और B और AB और O है। इसके अलावा RH फैक्टर भी होता है, जो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि RH फैक्टर किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा बंदर से। RH फैक्टर किससे संबंधित है, बंदर से। बॉम्बे ब्लड भी एक प्रकार का, यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी है। ठीक है, ये भी ब्लड का ग्रुप होता है। अब समझेंगे किसमें एंटीजन होते हैं और किसमें एंटीजन नहीं होते हैं। तो A ग्रुप है तो इसमें एंटीजन A पाया जाता है, एंटीजन A पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एंटीबॉडी में B ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी A पाया जाएगा और एंटीजन B पाया जाएगा। याद रखिएगा, B ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडीज A पाया जाएगा और एंटीजन B पाया जाएगा। एंटीजन के हिसाब से अगर AB है तो एंटीजन AB पाया जाता है और इसमें नील करने का मतलब नहीं, और इसमें एंटीबॉडी AB पाया जाता है और इसमें नील पाया जाता है। और यही दोनों की वजह से जिसमें एंटीजन पाया जाता है AB, एंटीबॉडी कुछ भी नहीं, तो ये किसी से भी खून को ग्रहण कर सकता है। और यही वजह है कि AB को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहने का मतलब सबसे खून ग्रहण कर सकता है। अब आपसे सवाल पूछेगा कि सर्वग्राही यानी सभ्य से लेने वाला खून कौन है, तो सबसे लेने वाला खून आपका हो गया AB। सबको देने वाला खून कौन हो गया, O देने वाला यानी कि हो गया दाता। सर्वदाता कौन है, ये। अदाता कौन है, अदाता है AB का है। इसके अंदर एंटीजन नहीं बल्कि एंटीबॉडीज है, तो ई केवल और केवल ओ से ही ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है। ठीक है, एंटीबॉडी किसी में भी जा सकता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज नहीं होने के कारण कोई भी इसको खून दे दीजिए ना, काम चल जाएगा। अब आइए, मनुष्य के शरीर में अगर क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि खून कितना होता है दोस्त, तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक का खून होता है, ये भी याद रखिएगा। खून की कमी से कौन सा बीमारी होता है महिलाओं में, रक्त अल्पता की कमी होता है, एनीमिया की कमी होता है। किसकी कमी होता है,
एनीमिया की कमी होता है, ये भी जरा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि ब्लड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव आता है। अगर फिर भी छूट जाता है तो उसके बाद फिर से आगे हम सेशन फिर से लेके आएंगे, उसमें सारे कवर करेंगे, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो जितना क्वेश्चन मेरे मुंह पे आता है मैं उतना कर देता हूँ। तो इस सवाल का जवाब आप समझ गए होंगे कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है उनका हो गया जवाब सही। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे डाल रहे हैं, चौथा नंबर, दूध में कौन सा प्रोटीन स्थित होता है, आप दीजिए जवाब। थोड़ा सा हम कर लेते हैं बोर्ड को साफ। चलिए, चौथा जवाब दोस्तों क्या है, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है, तो पॉइंट को समझेंगे। प्रोटीन एक प्रकार का क्या होता है, तो प्रोटीन एक प्रकार का न्यूट्रिशंस यानी कि पोषण होता है। मानव शरीरों के लिए क्या है, पोषण वाला पदार्थ होता है। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। मेरास्मस एंड क्वाशियरकोर, कमी से कौन सा रोग होता है, मेरास्मस एंड क्वाशियरकोर। ये दो बीमारियां परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है मेरास्मस एंड क्वाशियरकोर। प्रोटीन, तो दूध में कौन सा प्रोटीन रहता है, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है कैसीन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन का नाम है कैसीन। याद रखिएगा, दूध में क्या पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। याद रखिएगा क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। याद रखेंगे LAC, जहां पे LAC लैक लग गया समझ लीजिए दूध, जैसे सेरेलैक बच्चों का आता है दूध पीने वाला, सेरेलैक LAC लग गया। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, ये भी याद रखिएगा। शुद्धता मापा जाता है किससे, लैक्टोमीटर से। किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, दूध से दही का बनना लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। और दूध में कैसीन प्रोटीन। दूध में पीला रंग किसके कारण होता है, तब पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। दूध में पीला रंग किसके कारण होता है, दूध में पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है। चलिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जब भी पूछा जाए कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में भरपूर विटामिन ए पाया जाता है, डी पाया जाता है, बी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दूध के लिए शुद्धता लैक्टोमीटर, दूध से दही का जमना लैक्टोबैसिलस, दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, और दूध में प्रोटीन क्या पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसका जवाब हो गया 4 का 1 नंबर। 4 का जवाब कितना हो गया, ए। तो जिनका भी जवाब है ए, उनका हो गया सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कमेंट बॉक्स में फटाफट एकदम जवाब देते रहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट में आइए। तो अब अगला नंबर 5वां क्वेश्चन कहता है भैंस की गर्भावधि कितनी है। ओहो, देखिए, जब कोई जीव जनन करता है, यानी कि जब कोई जीव जनन करता है और जनन के दौरान संतति उत्पन्न होती है, तो संतति उत्पन्न होने से लेकर के निषेचन तक का, यानी निषेचन से लेकर संतति उत्पन्न होने तक का काल गर्भाकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भाकाल। चलिए याद रखिएगा, मनुष्यों में याद रखिए, मनुष्यों में होता है 270 से 280 दिन, 270 से 280 दिन। याद रखिएगा 270 से 280 दिन, या कह सकते हैं 9 माह। कितना होता है, 9 माह। अगर पूछ दिया जाए गौ, तो गौ में भी होता है 280 दिन, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए भैंस, तो भैंस में होता है 300 से 310 दिन, 300 से 310 दिन। क्वेश्चंस में और भी क्या पूछा गया है आपको जी, अगर पूछ दिया जाता है उसमें भैंस पूछा गया, तो भैंस का जवाब हो जाएगा 300 दिन। तो इस सवाल का जवाब कितना हो जाएगा भैंस का, 5 का सवाल का जवाब हो जाएगा बी नंबर।
5 का कितना हो जाएगा बी नंबर। अगर गलती से आपसे ऊंट पूछ दिया जाए, ऊंट तो ऊंट का होता है 350 दिन, कहीं कहीं किताब में 320 भी रहता है, तो 320 से 350 दिन आप याद कर सकते हैं। 320 to 350 यानी कि 350 दिन होते हैं, ठीक है। चलिए ऊंट लिखा गया, सॉरी ऊंट होना चाहिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए बकरी तो ये होता है 5 मंथ, 5 मंथ यानी कि 150 दिन, 5 मंथ बकरी। कुत्ता भी पूछ देगा तो 5 मंथ होता है, याद रखिएगा 5 मंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अगला सवाल में क्या कहता है भाई, 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। देखिए मुश्किल नहीं है सवाल एकदम नॉर्मल ही रहता है, बशर्ते आपको थोड़ी सी जानकारी इधर उधर गड़बड़ा जाती है। तो उसी चीज को रिप्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर दीजिए, सोने से पहले एक बार इसको कंप्लीट एनालिसिस देख लीजिए, पोस्टमार्टम कर लेते हैं इसका, उसके बाद आपको फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं ज्यादा हार्ड चीजें इधर उधर की बातें मैं बता रहा हूँ। टू द पॉइंट पढ़ना है तो हमारे चैनल पर जरूर आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया सेल में कहाँ होती है। देखो मेरे दोस्त, सेल क्या होता है, तो सेल सबसे छोटी एवं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इन इंग्लिश में कहा जाए तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। सेल तो 2 प्रकार के होते हैं, आप पहले से ही जानते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इनके अलावा ऐसे कहिएगा तो सेल होता है 4 प्रकार के, ए सेल, पी सेल, टी सेल, एम सेल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि सेल 2 प्रकार के, एक प्रो होता है, एक यूकैरियोटिक। प्रो में होता है जिसमें केंद्रक यानी कि केंद्रक विकसित नहीं होता है, और एक में होता है केंद्रक विकसित, ठीक है। तो श्वसन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे। सेल में श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, याद रखेंगे। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें और भी ऑप्शन है, राइबोसोम को किसको कहते हैं, तब प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं किसको, राइबोसोम को कहते हैं, किसको कहते हैं, राइबोसोम को, याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। केंद्रक को कहते हैं कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं केंद्रक को, यानी कि कोशिका का नियंत्रक भाग किसको कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी उसमें आइए, ट्रैफिक कंट्रोलर गोल्जी काय को कहा जाता है, गोल्जी काय को क्या कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, तो क्रिस्टी जो बलन जैसी संरचना बनाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है क्रिस्टी कहाँ होता है, तो आप जवाब फटाक से दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, क्रिस्टी, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो भाई दोस्त याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब कितना हो गया, सी। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से ही सांस लेता है, कौन, सेल का श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल आ जाइए आपके पास 7 नंबर सवाल आ जाते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है, तो पहले ये समझेंगे। 7 में कहता है कि इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, कहता है लाइफ स्पैन क्या है, यानी कि जीवन अवधि। लाइफ स्पैन कहने का मतलब होता है जीवन अवधि। तो अब मैं आपको इसको डिटेल करना चाहता हूं, चूंकि जो लोग अगर 12th का एग्जाम दीजिएगा इस बार, उसमें ये क्वेश्चन भी आने वाला है कि जीवन अवधि से क्या समझते हैं। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति, सुनिएगा, जब कोई जीव जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, या कह सकते हैं मृत्यु तक, ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक या मृत्यु तक का समय
का समय या अवधि ये कहलाता है जीवन अवधि। ये क्या कहलाता है? जीवन अवधि। और जिनका प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं होता है बल्कि डिवीजन होता है उसे अमर कहा जाता है। ठीक है, जैसे अमीबा, उनका द्विखंडन होता है तो वो मरता नहीं है, वो जब विकास की चरम अवस्था यानी कि अब लगता है कि अब हम बहुत बड़ा हो गए तो 2 पार्ट में बट जाता है। जैसे बात को यहाँ पर समझिएगा, जैसे हमको लग रहा है कि हाथ मेरा बहुत बड़ा हो गया तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 को कर देंगे, है कि नहीं। तो इसी अमीबा जो होता है इतना बड़ा हो जाता है विकास की अवस्था पर, तो उसको लगता है कि अब हम अकेले काम नहीं कर सकते, इसलिए डबल होना पड़ता है। जैसे आबादी, परिवार की आबादी बढ़ने पर क्या होता है, परिवार को भागों में बांट दिया जाता है ना। बंटवारा का तो नाम आप सुने होंगे, जब बाल बुतरू जब बड़ा हो जाता है तो 2 भाग में क्या हो जाता है, बट जाता है। ठीक है, परिवार समाप्त थोड़ी ना होगा। जीवन अवधि में इसलिए कुछ कुछ सवाल दिया गया, जैसे मानव आपको लिखल है तो मानव का जीवन अवधि होता है 60 से 70 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में 100 वर्ष भी लिखता है, लेकिन अब समझिए वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक ने इसको क्या माना है, मनुष्य का औसत आयु 60 वर्ष माना है। वर्ल्ड बैंक 1995 के अकॉर्डिंग मनुष्य की औसत आयु 60 वर्ष मानी गई है। इसको याद रखिएगा, मनुष्य की औसत आयु कितनी मानी गई है, 60 वर्ष। अगर आपसे पूछ दिया जाता है तोता भी दिया गया, तोता 140 साल या कहीं पर 150 वर्ष भी देता है, याद रखिएगा। हम तो कहेंगे 140 याद रखिए, तोता को याद रखना 140 साल। फिर बरगद सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, बरगद 300 से लेकर के 500 बरस के बीच में बरगद जीता है, 300 बरस से लेकर के 500 बरस के बीच जीता है। और भी क्वेश्चन है, पीपल का वृक्ष याद रखिएगा दोस्त, पीपल 2000 से लेकर के 3000 साल तक जीता है, 2000 साल से लेकर के 3000। सबसे ज्यादा जीने वाला है लौरिया का वृक्ष, सबसे ज्यादा जीने वाला है लौरिया का वृक्ष। उससे पहले सिकोया आइए, सिकोया 3000 से लेकर के 5000 साल तक, 3000 साल से लेकर के 5000 या 4000 साल तक, कहीं पर 4000 कहीं पर 5000 भी देता है। और लौरिया का वृक्ष कैलिफोर्निया, याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि लौरिया का वृक्ष पड़ता कहाँ है, तो यूएसए में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूएसए में। यूएसए में भी कहाँ पड़ता है, कैलिफोर्निया। कहाँ, कैलिफोर्निया में पड़ता है, यूएसए में, कैलिफोर्निया में लौरिया का वृक्ष। और ये है आपका 11300 बरस, 11300 बरस लौरिया का वृक्ष कैलिफोर्निया में है, जो 11300 बरस। तो सबसे ज्यादा जीवन अवधि किसका हो गया, लौरिया का वृक्ष का। ठीक है, सिकोया 3000 से 4 साल, पीपल 2000 से 3000, और बरगद 300 से लेके 500, और तोता हो गया 140 वर्ष, आदमी हो गया 60 वर्ष। ठीक है, चलिए इतना ही हम क्वेश्चन में डाले हैं, बाकी फिर नेक्स्ट में आएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर सवाल में, देखिए 8वां नंबर सवाल, आठवें नंबर सवाल में क्या कहता है, जरा इसको जरा गौर से फरमाएंगे। संतति कोशिका किसे कहते हैं, संतति यानी कि ऑफस्प्रिंग या फिर सिबलिंग कह सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट में समझिए, ये आपका अगर अमीबा है और ये विकसित होकर के 2 भागों में बट जाता है, एक इधर और एक इधर, तो ये वाले कहलाते हैं पेरेंट और ये दोनों कहलाते हैं संतति। क्या कहलाते हैं, संतति। इसी को कहते हैं ऑफ स्प्रिंग। सिबलिंग्स भी कह सकते हैं, सिबलिंग्स। ठीक है, ये हुआ। और ये पेरेंट यानी कि क्या कहलाते हैं, जनक। पेरेंट यानी कि क्या कहलाते हैं, जनक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं जनन। जिस प्रक्रिया में 2 भागों में बटा उसे क्या कहते हैं, जनन। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, संतति कोशिका किसे कहते हैं। अब मेरे दोस्त याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि जब कोई जीव प्रजनन क्रिया के दौरान अपने छोटे छोटे अपने ही प्रजाति का क्लोन का निर्माण करेगा या फिर जीवों का निर्माण करेगा, उत्पत्ति करेगा, संतानों की उत्पत्ति, उसी को कहते हैं संतति। तो संतति इक्वल टू संतान, संतति इक्वल टू संतान। संतान कह सकते हैं पुत्र हो या पुत्री, पुत्र हो या पुत्री,
यही कहलाता है संतान। बेटा हो या बेटी, इसी को कहते हैं संतरा। जैसे हमारे माता पिता जनक हुए और हम उसके क्या हो गए, संतति हो गए। ठीक है, ये 8वां नंबर सवाल, कोई ऑप्शन नहीं। 9वां नंबर सवाल आपके पास आ चुका है। देखिए, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन में है दम और आप नहीं है किसी से कम। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक लिंगी प्राणी है। तो अब यहाँ पे समझिए जंतु कैसे हो सकता है। जंतु हो सकता है एक लिंगी हो सकते हैं, ठीक है, और उभय लिंगी हो सकते हैं। उभय लिंगी हो सकते हैं, एक लिंगी हो सकते हैं, उभय लिंगी। एक लिंगी के अंतर्गत क्या क्या चल सकता है, या तो मेल या तो फीमेल, और उभय लिंगी के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, तो दोनों प्रकार को उसमें रह सकते हैं। तो जिसमें दोनों प्रकार के चीज रहेंगे वो क्या लाएंगे, उभय लिंगी। जैसे यहाँ सवाल में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक लिंगी है, तो तिलचट्टा जो है महाराज, तिलचट्टा वो आपका एक लिंगी होता है। मनुष्य भी एक लिंगी होता है, लेकिन कुछ मनुष्यों में उभय लिंगी नहीं, मनुष्य एक लिंगी ही होगा। इसमें आएगा केचुआ, एक लिंगी प्राणी, केचुआ सॉरी उभयलिंगी प्राणी, केचुआ उभयलिंगी प्राणी। और स्पंज और फीता कृमि जितने भी चीज होते हैं, स्पंज जिसको स्पॉन्जी कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, फीता कृमि, ये सब क्या होते हैं, उभयलिंगी प्राणी, उभयलिंगी। ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में होगा दोस्त, उसी को कहते हैं उभयलिंगी प्राणी। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा 9 का ए, 9 का ए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, चलिए हो गया। 10 नंबर सवाल में आते हैं, 10 नंबर सवाल, इसको अब करते हैं साफ। आप दीजिए जवाब, दीजिए जवाब फटाक से 10 नंबर सवाल में। कौन सा क्वेश्चन आपका आएगा 10 नंबर सवाल में जी, तो आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना है। अब क्वेश्चन में बहुत सारा चीज भी छिपा हुआ है। जैसे पहला चीज समझ लीजिए, अंडाणु और शुक्राणु और युग्मनज उसमें दिया गया है ना ऑप्शन में, एक तीसरा वाला ऑप्शन। तो समझिए, आपको समझाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनुष्यों में या प्राणियों में, जीवों मनुष्यों में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल, तो सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म कोशिका। ठीक है, इसी को तो हम लोग कहते हैं शुक्राणु, इसको क्या कहते हैं, शुक्राणु। और सबसे बड़ी सेल अगर पूछ दिया जाए तो ये होता है अंडाणु, जिसको कहते हैं ओवरी, जिसको क्या कहते हैं, ओवरी। ठीक है, ओवम या ओवरी कह सकते हैं, ओवरी। अगर पूछ दिया जाए सबसे लंबी सेल, तो लंबी सेल होता है तंत्रिका सेल, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जिसको में न्यूरॉन होता है उसका इकाई। ये 3 क्वेश्चन इसमें भी है। इसके अलावा भी सुनिए, युग्मनज किसको कहते हैं, युग्मनज। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब समझते हैं युग्मनज। अगर डिफिनीशन आपसे पूछ दिया कि युग्मनज किसे कहते हैं, तो सवालों को जरा सा समझिएगा। लैंगिक प्रजनन के दौरान, यहां हम लिख देते हैं लैंगिक प्रजनन के दौरान, समझिएगा, लैंगिक प्रजनन के दौरान या द्वारा, लैंगिक प्रजनन के द्वारा कोशिकाएं, यानी कि 2 युग्मक कोशिका, 2 युग्मक कोशिका, समझिएगा, युग्मक कोशिका जिस कोशिका का निर्माण करती है, जिस कोशिका का निर्माण करती है, जिस कोशिका का निर्माण करती है, उसे हम लोग कहते हैं युग्मनज। एक और फिर से, लैंगिक प्रजनन के द्वारा 2 युग्मक कोशिकाएं जिस कोशिका का निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं युग्मनज। उसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। ठीक है, और यही हो गया सेल का निर्माण में। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है हमसे कि निम्न में से द्विगुणित, और यही है द्विगुणित संरचना युग्मनज। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा सी नंबर। 10 का सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, युग्मनज, जाइगोट जिसको कहते हैं। ठीक है, जिस लैंगिक प्रजनन, अभी लैंगिक प्रजनन क्या है, तो भाई याद रखिएगा, प्रजनन होते हैं 2 प्रकार के। प्रजनन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक प्रजनन। एक क्या होता है, अलैंगिक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है,
तो इसमें क्लोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण? क्लोन। और लैंगिक में किसका निर्माण? तो युग्मनज। क्वेश्चन समझिएगा, प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। तो लैंगिक में होता है युग्मनज का निर्माण और अलैंगिक में होता है क्लोन का निर्माण। किसका निर्माण? क्लोन का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब तक आप दीजिए जवाब, हम कर लेते हैं बोर्ड को साफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके सामने सर, और इसका जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। क्या कहता है? पुष्पों में दोनों पुमांग और जयांग उपस्थित होने पर क्या कहलाता है? पुष्प। तो सबसे पहला नंबर पुष्प। पुष्प में क्या क्या होता है? तो पुष्प में पेटल, सेपल, ये सब पेटल होता है, बाह्य, एक सेपल होता है। तो इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुष्प में क्या क्या होते हैं। पुष्प में होते हैं सर बाह्य दल, एक होते हैं बाह्य दल, उसके बाद होते हैं दल पुंज, दल पुंज के बाद होता है पुमांग, एक होता है जयांग। ये चार चीज आपको जरूरी है पुष्प में होने के लिए। पुष्प में चार चीज होने के लिए जरूरी है। इसको कहा जाता है कैलिक्स, इसको कहते हैं कोरोला, ये होता है एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है, ये होता है गैनोसियम, गैनोसियम, कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोशियम एंड गैनेशियम्स। याद रखिएगा, बाह्य दल, दल पुंज, और एक होता है पुमांग और एक होता है जयांग। ठीक है ना, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब कैसे कैसे होता है? तो जो जयांग होता है उसको कहते हैं फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर भी कह सकते हैं। पुमांग ये होता है मेल पार्ट, जिसको पुंग केसर भी कहते हैं, पुरुष, पुंग केसर भी कहते हैं, ठीक है, पुरुष। ये होता है बाह्य दल पुंज, और सॉरी ये दल पुंज, और ये होता है बाह्य दल पुंज, ये दोनों अलग होता है। ये पुष्प के सबसे बीचों बीच में रहते हैं, ये पुष्प के सबसे बीचों बीच में रहता है, और इसको घेरे हुए कौन रहता है? पुमांग। घेरे हुए कौन रहता है? पुमांग। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुष्पों में दोनों पुमांग और जयांग उपस्थित। देखिए, फूल भी है, पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है, तो किसकी कमी रह गया? किसी की कमी नहीं। तो ये कहलाता है कंप्लीट। ये क्या कहलाया? कंप्लीट। कंप्लीट। तो देखिए, पुमांग और जयांग दोनों मिल गए हैं, तो एंड्रोशियम और गैनेशियम मिल गए हैं, तब वहां प्रजनन की संभावना बहुत ही ज्यादा उत्पन्न होगी, और सबसे ज्यादा ही उत्पन्न होती है क्योंकि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट मिल गया। तब किसकी कमी? अरे जब दोनों मिल ही गया तब किसकी कमी? किसी की कमी नहीं। तो वो पार्ट कहलाता है संपूर्ण भाग। क्या कहलाया? संपूर्ण। याद रखेंगे, क्या कहलाता है? संपूर्ण। संपूर्ण कहने का मतलब होता है कंप्लीट। तो इसका जवाब हो जाएगा 11 नंबर का सवाल सी। 11 का जवाब कितना हो जाएगा? सी नंबर। याद रहेगा आपको, पुमांग और जयांग दोनों मिल गया तो क्या कहलाया? संपूर्ण कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने पेश हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पेश कर रहे हैं, आपके पास आ चुका है, और जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना दीजिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? अरे भैया, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? जनन इसलिए आवश्यक है कि हम लोग अपनी जाति को बरकरार रखते हैं। हम लोग अपनी जाति को बरकरार नहीं अगर जनन करेंगे तो हम लोग अपने आप को खो देंगे, आलोप हो जाएंगे। जैसे गिद्ध गायब हो गया, डोडो गायब हो गया, डायनासोर गायब हो गया, तो उसी प्रकार से हम भी क्या होंगे? गायब हो जाएंगे। तो जातियों की सततता के लिए होता है, विविधताएं लाने के लिए होता है, और अनुवांशिक संगठन की उत्पत्ति के लिए। तो इस सवाल का हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। इनमें से सभी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, मुकुलन कितने प्रकार के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 बताओ जल्दी जल्दी, मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया प्रजनन के बारे में। किसके बारे में? रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो समझिएगा, प्रजनन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक।
लैंगिक उसको कहते हैं जिसमें दो अलग अलग लिंग वाले, ठीक है, एक होता है नर और एक होता है मादा, दोनों भाग लेते हैं, उसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। और अलैंगिक में दो भाग नहीं लेते हैं बल्कि एक ही भाग लेते हैं। और अलैंगिक होते हैं 5 प्रकार के, 5 प्रकार में ही एक प्रकार आता है मुकुलन, और मुकुलन जो चलता है ये होता है 2 प्रकार के, एक होता है बहिर्जात मुकुलन, बहिर्जात, और एक होता है अंतर्जात मुकुलन। समझ गए बात को, फिर से समझिए। इसमें विखंडन, द्विविखंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, ये सब होता है, उसकी चर्चा हम लोग स्पेशल करेंगे लैंगिक और अलैंगिक रिप्रोडक्शन की क्लास में, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग का गुजारिश होगा तो हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर केवल मुकुलन की बात कर रहे हैं, कै प्रकार के, 2 प्रकार के, एक बहिर्जात मुकुलन, एक होता है अंतर्जात। मुकुलन को कहते हैं बर्डिंग, कुछ लोग इंग्लिश वाला बच्चा होगा नाराज हो जाएगा, तो मुकुलन को कहते हैं अंग्रेजी में बर्डिंग। तो एक होता है एक्सटेंसिव, एक होता है एंट्रेंसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव एंड एंट्रेंसिव। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जवाब हो जाएगा बी नंबर। कितना नंबर सवाल है सर? तो 13 नंबर सवाल। तो 13 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बी। 13 नंबर सवाल का जवाब कितना हो गया? बी नंबर, ठीक है, आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट में आइए 14 नंबर सवाल। चलिए 14 नंबर सवाल क्या कहता है उसको जरा सा चर्चा कर लीजिए आप लोग। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? और ये सबसे आसान सा सवाल, 12th के बोर्ड में पूछा जाने वाला सबसे आसान सा सवाल यही है, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो ये मेरे दोस्त जलकुंभी, जवाब हो जाएगा ए नंबर। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जलकुंभी को कहते हैं। किसे कहते हैं? जलकुंभी को कहते हैं। ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जो अपनी पत्तियों के द्वारा जनन करता है। किसके द्वारा जनन करता है? पत्तियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बुल्फिया, बुल्फिया है संसार का सबसे छोटा फूल। संसार का सबसे छोटा फूल कौन है? बुल्फिया। बुल्फिया संसार का सबसे छोटा फूल। सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया, सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया। सबसे बड़ा फूल कौन है? रेफलेसिया। ये सबसे बड़ा हो गया और वो सबसे छोटा हो गया। नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ चुका है और आज का ये अंतिम सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिएगा फटाक से। 12 वर्षों में एक बार, 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करने वाला पादप कौन है? गलती से मिस्टेक हो गया है, वहां पे फूल उत्पन्न करने वाला होगा। एक ऐसे वृक्ष का नाम बताइए जो 12 वर्षों में एक बार फूल, वहां पर होता है 12 वर्षों में, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करने वाला, ठीक है। तो 12 वर्षों में एक बार जो फूल उत्पन्न करता है वो नीला कुरंजी होता है। नाम याद रखिएगा, नीला कुरंजी, ठीक है। इसमें मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और 15 नंबर सवाल का जवाब हो गया सी नंबर। 15 नंबर सवाल का जवाब क्या हो गया? सी नंबर। तो ये तो थी हमारी आज की क्लासेस जो बायोलॉजी पर आधारित थी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, ये हमारे वीडियोस, आज की क्लासेस काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि ये सेशन में कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम तक करता रहूँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगे नेक्स्ट प्लीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा कि आपको ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी मुलाकात अगले वीडियोज़ में। जय हिंद।